आज हमारे साथ में ज्योति बैठी हुई है जो कि एसएससी सीपीओ की एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो आज हमने ज्योति को बुलाया है, छुट्टी पर अपने घर आई हुई है, इसलिए हम ज्योति के साथ थोड़ी सी कैजुअल बातचीत करते हैं। और इसमें हम ये देखने वाले हैं कि ज्योति का जो ये जर्नी रही है, अभी ज्योति को जॉब करते हुए कुछ समय हो चुका है, एसएससी सीपीओ के थ्रू बीएसएफ में उसको सिलेक्शन मिला है और जॉब करते हुए कुछ समय हो गया। तो इसके बीच के एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे, जब इसने ज्योति ने तैयारी शुरू की थी तब से लेकर के अब तक का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहले तो वेलकम ज्योति। और सबसे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। देखो, बच्चे ना बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं किसी भी प्रिपरेशन को लेकर के, चाहे वो सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि तुम्हारा जो जॉब करने का समय हो चुका है ट्रेनिंग के बाद का, कितने समय से तुम जॉब कर रही हो, और उसके बाद मुझे ये बताओ कि तुमने कब ये फॉर्म फिल किया था और कब उसके बाद में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, और क्या क्या ट्रेनिंग पीरियड, और थोड़ी बहुत चीज़ें एक बार शेयर करो, फिर हम अपने लेक्चर को आगे मूव करेंगे। ठीक है। तब मेरा जो सिलेक्शन था तो 2019 में हुआ था। उसमें सितंबर में शायद ये सीपीओ का फॉर्म भरा गया था और दिसंबर में इसका प्रीलिम्स हुआ था। उसके उसके बाद जैसे कि सबको पता है कि 2020 में कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से एक साल ऐसे बीच में वेस्ट हुआ है। तो 2021 में इसका मेंस हुआ और फिज़िकल हुआ। तो 2022 में मेरी जॉब फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा इसमें सीपीओ में। और अभी अभी मुझे 2 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। तो दूसरा दूसरा साल मेरा अभी रनिंग है। और ठीक है, 2 साल के अराउंड तुम्हें हो चुके हैं। अब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब जैसे कि हम फोर्स के बारे में सोचते हैं कि भाई फोर्सेस में आपको, चलो ठीक है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग इस तरह से आपको वहाँ पर सिलेक्शन मिला। तो उसके बाद में एक्सपीरियंस कैसा है तुम्हारा ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग में कितना समय लगा? ठीक है, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हुई या इजी रहा है? और जॉब में अभी तुम क्या इजी रहते हो या फिर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है? ये चीज़ बताओ एक बार, है ना। फिर रिटर्न की प्रिपरेशन की तरफ आएंगे। अब मुझे पता है तुम्हें सबको इसी चीज़ का इंतजार है कि रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, चलो एक बार बताओ कि अभी जैसे वहाँ पर मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं या इजी गोइंग जॉब है, ये देखो एक बार। हाँ सर, मेरा सिलेक्शन जैसे कि बीएसएफ में हुआ है और वो एक टफेस्ट फोर्स है। और उसकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड 52 वीक्स का है पूरा। और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है। वो शायद सभी लोगों को पता है कि बीएसएफ की बहुत टफ ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग का पीरियड ठीक था वैसे। लेकिन वो है कि एक वो होता है कि छोड़ना नहीं है, पर बाकी वो हो ही जाता है सभी से। अगर कोई ये सोच के जाता है कि हाँ बस हमें पूरा करना है, बाकी वो खुद से करवा देते हैं। और उसके बाद जो जॉब है, बस वो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वही टफेस्ट है और कुछ नहीं है। जॉब जो बहुत बहुत आसान जॉब है और एकदम मतलब सबसे ज़्यादा जो मुझे इस जॉब में जाके लगा है वो ना ये है कि ये ना एकदम रिस्पेक्टेबल जॉब है। हम किधर भी जाएं तो मतलब हमारे जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो तो इतनी रिस्पेक्ट देते ही हैं, सिविलियन से सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। हम कहीं से भी निकले तो छोटे छोटे बच्चे कहीं रोड पे दिख जाएंगे तो सल्यूट करेंगे एकदम। तो वो चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है इसमें। यही तो फोर्स की खूबी है। खैर चलो, तो ये तो आपका वर्क एक्सपीरियंस हुआ। अब बात करते हैं कि जो तुम्हारी ये जर्नी की शुरुआत हुई थी, एक एक नॉर्मल बच्चे की तरह से फॉर्म फिल करना, प्री एग्ज़ाम की तैयारी करना, डर मन में रहना क्लियर होगा या नहीं होगा, मेंस की तैयारी कैसे करूं, प्री की तैयारी करूं, या डायरेक्टली मेंस और प्री को एक साथ लेकर के तैयारी करूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या प्री और मेंस की, जैसे कि बिजनेस हर जगह चला हुआ है कि प्री की अलग तैयारी करें, मेंस की अलग तैयारी करें, तुम्हें क्या लगता है रिटर्न की तैयारी में क्या हमें इन दोनों को अलग अलग बांटना चाहिए या एक बार ही हमें प्रॉपर सब्जेक्ट को लेकर के चलना चाहिए? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एक्चुअली सर मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी हमें प्री या मेंस को अलग अलग नहीं बांटना चाहिए। हमें एक बुक डिसाइड करनी चाहिए और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस बुक्स को सबसे पहले करो। अगर हम प्री और मेंस के चक्कर में लग जाते हैं तो वो उससे हमारा टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि हम पहले प्री का करेंगे और फिर अगले महीने वो मेंस आ जाता है। तो इतने इतने कम टाइम में हम प्रिपरेशन नहीं कर पाते।
और एक मेंटली हम ये सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि ये तो हम अभी प्री है तो प्री का करना है, ये करना है, तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में ये बिठा लेते हैं कि इजी क्वेश्चंस करो ये, और वो फिर एकदम से एक तो टाइम कम कम रहता है और उस टाइम में हम बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते हैं, उनको सीखने वाला टाइम होता नहीं है तब। अगर हम मेंस और प्री के बीच का टाइम देखें तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि हम मेंस को उस टाइम में कर लें और पहले प्रीलिम्स करें। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री और मेंस को तो दिमाग से निकाल के सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं अपने सब्जेक्ट की ही बात करूं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं मान लो, तो मेरे एक बच्चे को जनरल सजेशन रहती है कि तुम प्री और मेंस को तो मत देखो, और तुम कोशिश करो कि पहले ग्रामेटिकल स्किल्स प्रिपेयर कर लो अपनी, और फिर उसके बाद में जैसे वोकेबलरी होती है और हमारी टाइम मैनेज करना होता है हमें, जैसे 1 घंटे में या आधे घंटे में जो भी सब्जेक्ट हमें मैनेज करना है। मेंस में जैसे 200 नंबर की इंग्लिश आती है अभी तक, ठीक है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, प्री में 50 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। तो जैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि जैसे मैं अपने बच्चे को सजेशन देता हूँ कि भाई पहले 2 से 3 महीने 4 महीने के अराउंड ग्रामर में अपना समय बिताओ, उसे इम्प्रूव कर लो, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स करो केवल टाइम मैनेज करने के लिए और वोकेबलरी करने के लिए, और उसे तब तक करो जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। एज अ टीचर मेरी ये सलाह बच्चे को रहती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरी ये सलाह कितनी सही है और तुम अपनी तरफ से इसमें क्या इंक्लूड करना चाहोगी? एक्चुअली सर इसमें मैं ये इंक्लूड करना चाहूँगी कि जैसा आपने बोला कि सबसे पहले हमें अगर हम किसी सब्जेक्ट को करते हैं तो उसको बेसिक से ही शुरू करना चाहिए। बेसिक अगर हम आसान चीज़ें जैसे कि हमने पहले बेसिक करा है, बेसिक अगर सीखते हैं तब एडवांस हमें थोड़ा अच्छे से समझ आता है। अगर हमें किसी चीज़ की रूट का पता होगा तो तब उसको बहुत डीप लेवल तक उसको समझ सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं। तो जैसे आपने बोला कि 3 महीने या 3 से 4 महीने का इसका बेसिक ग्रामर का जो कोर्स होता है, उससे हमें आगे जो हम एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ने वाले हैं उसकी एक रूट होती है, तो वो हम समझ पाते हैं फिर अच्छे से उसको। तो बेसिक करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम एडवांस और बेसिक साथ साथ करते हैं तो वो कुछ एक बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो पकड़ लेते हैं, लेकिन सब तो नहीं कर सकते। तो इसलिए सबके लिए ये ज़्यादा सही है, जो तरीका है ये ज़्यादा सही है कि हम बेसिक को पहले कर लें और फिर एडवांस हमें इतना टफ नहीं लगेगा। तो और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं एडवांस में। तो प्रैक्टिस सेट्स तो हमें सिलेबस पूरा करने के बाद तब तक करते रहना चाहिए, तब तक से कहीं भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस सेट छोड़ देंगे तो फिर वो सारा का सारा हमारी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट एक ऐसा तरीका है जो जितना भी हमने पूरे साल में सिलेबस किया है कंप्लीट, वो उससे जोड़े रखता है हमको। अच्छा, जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन रहता है, बच्चा जैसे भी कोई प्रिपेयर करता है, जैसे मान लो मैं एमबी पब्लिकेशन है या और अदर बुक्स हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस सेट्स की बुक बच्चों को लगवाता हूँ, कुछ अपने सेट्स भी देता हूँ, ठीक है, अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज में। तो वहाँ पर बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कोई मान लो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, तो इंग्लिश के सेट में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, कुछ सेट्स जिसमें जो 25 नंबर के हैं, 25 क्वेश्चंस ही हैं, कुछ ऐसे हैं जो 50 क्वेश्चंस के हैं, कुछ ऐसे हैं जो 100 क्वेश्चंस के हैं, कुछ ऐसे सेट्स हैं जो 200 से क्वेश्चंस के हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हमें इन छोटे बड़े सेट्स में या CGL CPO के, स्टेनो के, LDC के सेट्स में भेद करना चाहिए, या फिर एक रूटीन से बस सेट्स करते जाना चाहिए और उनके अंदर की इंपॉर्टेंट वोकेबलरी और उनके अंदर का सेंस समझते रहना चाहिए? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हमें, अगर हम स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम उसके ही सेट करें, अगर हम CPO की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसी के सेट करें, या CGL की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसी के सेट करें? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या रहेगा? सब अगर हम स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि हमें स्टेनो की सेट करनी चाहिए, क्योंकि स्टेनो का जो फॉर्म निकाल रही है वो SSC है, और SSC के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो SSC ने मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि 2020 का अगर मैं देखूं कि स्टेनो का जो एग्ज़ाम था उससे पहले जस्ट पहले LDC का एग्ज़ाम हो गया, तो SSC के पास इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे कि वो हर एक एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चंस निकाल रही है। सिलेबस बुक्स जिससे वो पेपर बन रहा है वो सेम है, तो क्वेश्चंस भी रिपीट होंगे हर जगह। तो ये तो एक सही तरीका नहीं है कि हम स्टेनो का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्टेनो के ही प्रीवियस पेपर करें।
हमें हर एक चीज़ का एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। पर इसके लिए थोड़ा सा ये हम कर सकते हैं कि पहले थोड़े एलडीसी या एमटीएस वाले एग्ज़ाम कर लें अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। बस सीजीएल के मेंस में हम बाद में जाएं, बस इतना कर सकते हैं। करने सारे चाहिए, करने सारे होते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस सेट तो सारे करने होंगे एसएससी के समझ के, ना कि एलडीसी और सीएचएसएल ये सीजीएल वगैरह को देखें हम। तो एसएससी के एग्ज़ाम अगर कोई भी करेक्ट करना है तो एसएससी ने जितने एग्ज़ाम लिए हैं तो उन सब की प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से मेरे मन में इस टाइम आ रहा है कि इमेजिन करो एसएससी स्टेनो का पेपर है और उसमें 100 नंबर की इंग्लिश है। अब 100 नंबर की इंग्लिश है, मैं अपने बच्चों को दावा करता हूँ, कई बार कहता हूँ कि यार अगर तुम 1 साल भी मेरे साथ बिताओगे जिसमें तुम 2 से 3 महीने बेसिक ग्रामर में बिताओ और करीब 7 से 8 महीने अपने प्रैक्टिस सेट्स में बिताओ, तो इसे करने के बाद आई फील कि तुम्हें 80 प्लस या 90 प्लस मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं बच्चों को ये सलाह देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे मुझसे आकर के पूछते हैं सर 90 प्लस स्कोर कैसे लाऊं। इसके लिए जनरली बच्चे क्या करते हैं, सेट्स तो लगा लिया, लेकिन जैसे कहीं पर वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कहीं पर किसी और जगह से टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मार्क्स इंक्रीज होना, क्या हमें इसके लिए जनरल एफर्ट्स लगाने चाहिए या हमें केवल और केवल सेट्स के रूटीन में एफर्ट्स लगाने चाहिए कि रूटीन बना रहे? तुम्हारे अकॉर्डिंग मार्क्स गेन करना क्या इतना मुश्किल होगा या फिर रेगुलरिटी मेंटेन करके मार्क्स खुद ही डेवलप होने शुरू होंगे? क्योंकि मेरा तो जनरल सिलेक्शन बच्चों को ये रहता है कि तुम बस रूटीन रखो, सारा काम खुद से होगा, सारी चीज़ें खुद से होंगी। तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ क्या चीज़ रहेगी? अगर अगर हमने अभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और हमारे 60 से 65 नंबर स्टेनो के एग्ज़ाम में इंग्लिश में बन रहे हैं, तो उसको मार्क्स को हमें अगर ऊपर बढ़ाना है उनसे ज़्यादा, तो हमें डिफरेंट सोर्सेज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि हम अलग अलग जगह से मॉक्स ढूंढें या ये करें। वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक्स अगर ज़रूरी हैं तो वो हमारी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं। अगर हमें अलग क्वेश्चन सीखने हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है हमें अपनी जो हमने चीज़ पढ़ी है, प्रीवियस पढ़े हैं, तो उनको रिपीट करना। मार्क्स उसी से इंक्रीज़ होते हैं। बाकी और कोई तरीका नहीं है मार्क्स को इंक्रीज़ करने का। जो हमने बुक्स पढ़ ली हैं उसी को ही रिपीट करना है बस। मार्क्स इससे अलग कोई तरीका नहीं है। मार्क्स हमारे 60 से 90 उसी से ही जाएंगे। जितना ज़्यादा रिपीटिशन होगा उतने मार्क्स खुद से बढ़ जाएंगे। देखो, बातें तो मैं तुम्हें सारी ये बताता ही रहता हूँ हमेशा, लेकिन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेकर के मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ, हमेशा ये बात समझाना चाहता हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ कि यार मार्क्स इंप्रूव करने के लिए तुम्हें मार्क्स के पीछे नहीं भागना, केवल रेगुलरिटी मेंटेन रखो। ऐसे ही एसएससी स्टेनो की तैयारी में कुछ बच्चों ने मुझसे शॉर्ट हैंड की स्पीड बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन पूछा था कि सर 80 प्लस की स्पीड कैसे आएगी, 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड कैसे आएगी। वो स्पीड के पीछे पड़े रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ केवल डिक्टेशंस रूटीन में रखो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करो। स्पीड तुम्हारी खुद ब खुद बिल्ड होगी। माइंड का एक लेवल होता है इम्प्रूव करने का और वो धीरे धीरे ही इम्प्रूव होता है। अब मैं तो तुम्हारा कोर्स भी, इमेजिन करो मैं इंग्लिश का ही कोर्स करा रहा हूँ तुम्हें, तो इंग्लिश का कोर्स कराते टाइम मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं तुम्हें एक दिन में एक चैप्टर करा सकता हूँ। बट द क्वेश्चन इज़, क्या तुम्हारा माइंड उसे एक दिन में एक्सेप्ट कर लेगा? सारी बात यह है। तो 2 से 3 महीने तो नॉर्मली लगते हैं। ठीक है, तो समय लगेगा। आपके माइंड की कैपेसिटी देखो सुप्रीम लेवल पे होती है, बट ये एक ही दिशा में चल सकती है, इसे हमेशा याद रखना। अगर तुम अपने माइंड की एनर्जी को अलग अलग जगह पे बांटते रहोगे, कभी ये करूँ कभी वो करूँ, ये तरीका अप्लाई करके देखूँ वो तरीका अप्लाई करके देखूँ, तो देखो ऐसे तो कुछ होने नहीं वाला है। सारी बात सिंपल सी ये है कि तुम्हें सोने के बाद में थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और उसे एक जगह लगा दोगे तो सिलेक्शन जल्दी मिल जाएगा। अलग अलग जगह बांट करके रखोगे तो देखो 2-3 साल 4 साल कब निकल जाएंगे, कब 20 से 30 के हो जाओगे ये नहीं पता नहीं लगने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बच करके बस रेगुलरिटी मेंटेन करो। स्पीड, टाइम मैनेजमेंट खुद से आएगा। ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट्स के बैच में अपने टीचर से डिमांड किया करो कि सर एडवांस बैचेस हमें प्रोवाइड कराएं जहाँ पर हम प्रैक्टिस डेली रूटीन में ले सकें। ठीक है, अपने टीचर से डिमांड करो। तुम्हारे टीचर्स जहाँ हैं जैसे हैं बेहतरीन लेवल पर हैं, बस उन्हें अगर अनुभव अच्छा है तो वो तुम्हें बहुत जल्दी सेलेक्ट करा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो जनरल सलाह है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से, मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ कि भाई उनके मुंह से भी तुम सुनो, क्योंकि बहुत से बच्चे तो मेरी बात पे विश्वास करते नहीं। ठीक है तो इस चीज़ को समझते हुए, ठीक है, तुम्हें तैयारी अपनी जारी रखनी है। अब जो मेन मोटिवेशन किसी सिलेक्शन के लिए होता है वो है सैलरी।
तो ज्योति, एक बात बताओ मुझे, जैसे कि तुम्हें 2 इयर्स के अराउंड अब होने को आ रहे हैं जॉब करते हुए, ठीक है। अभी मैंने अतुल का, अपने बच्चे का एक इंटरव्यू लिया था, वो बच्चा अभी सेलेक्ट हुआ है, और तुम उसे जानती भी हो, तुम उसके टाइम पे मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ा करते थे उस टाइम मेरे पास में, वो बच्चा भी मेरे पास ही पढ़ता था। तो तुम पहले सेलेक्ट हो गए थे, अतुल का सिलेक्शन अभी हुआ है, थोड़ा लेट हुआ है उसका। तो वही है, डिस्ट्रैक्शंस बीच में रहते हैं। उसने भी यही सलाह दी थी कि सर डिस्ट्रैक्शंस ही बीच में आ जाते हैं, हम कई बार मोटिवेटेड नहीं रह पाते, तो उस वजह से हमें लेट हो जाता है। हम कहीं कहीं फॉर्म्स मार्केट में रहते हैं, उनकी तैयारी में बिजी हो जाते हैं, अपने एक चीज़ की तैयारी जो कर रहे थे उससे हमारा ध्यान हट जाता है, तो भी हम लेट हो जाते हैं। ये चीज़ें सब अतुल ने भी बताई। तो इन सब के बाद में मैंने अतुल को, बच्चों को कहा था कि जब अतुल जॉब करने लगेगा उसके कुछ टाइम बाद उसे बुलाएंगे, उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो आज वही काम हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुम्हारी जॉब लग चुकी है, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस हमने पूछा, उसके साथ सैलरी भी बताओ एक बार कि तुम्हें क्या ऑलमोस्ट मिलता है ग्रोथ सैलरी, और तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बच्चों की किस तरीके से हेल्प कर पाएगी। क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना हमें जॉब लगते ही एक मन में आ जाता है कि हाँ अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम आगे की भी कोई प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई एडवांस लेवल पे जाएं। तो एक बार ये बताओ कि सैलरी क्या है आपकी, और क्या नॉर्मली मिल रही है, अगर तुम डिस्क्लोज करना चाहो तो, ठीक है। और उसके बाद ये बताओ कि क्या आपको जब जॉब लग जाती है, फाइनेंशियली तो आप स्ट्रॉन्ग हो गए जॉब लगते ही, तो उसके बाद में भी क्या आपको तैयारी रखनी चाहिए, क्या अपने आप को जांचते रहना चाहिए, या जॉब में ही ध्यान रखना चाहिए? अ, सबसे पहले मेरी सैलरी जो है, एक एक जो हम जब तैयारी करते हैं, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो किसी के अंदर, शायद मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे काम करें उस जॉब में जाके या फिर हम मतलब अपना 100% देंगे ईमानदारी से, ये जो भी है वो तो चीज़ें अलग हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा फोकस होता है वो सैलरी के ऊपर होता है ठीक है। किसी भी जॉब को पाने के लिए। तो एक सैलरी हमारे लिए काफ़ी एक अट्रैक्टिव पार्ट है कि हम हमें इस जॉब की तैयारी करनी चाहिए। और ज़्यादातर बच्चे यूट्यूब वगैरह पे हर जगह यही सर्च करते हैं कि किस में मतलब कौन सी जॉब बेस्ट है, और बेस्ट तरीका जज करने का क्या होता है, सैलरी। एसएससी सीपीओ 2024 जल्दी अनाउंस होने वाला है, ठीक है, या शायद अनाउंस हो भी जाए जब तक हमारा लेक्चर यूट्यूब पर अपडेट हो, ठीक है। तो उस नोटिफिकेशन के लिए बच्चों को मोटिवेशन दे दो अपनी सैलरी से एक बार। बिल्कुल सर। हाँ, एक्चुअली अभी अभी जो मेरी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी मेरी 70,000 के आसपास है। और ये सैलरी मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है वो काफ़ी अच्छी है सुनने में, कि हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छी सैलरी है। और जॉब भी मुझे नहीं लगता कि जैसे हम जॉब ढूंढते हैं कि बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लगने के बाद भी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। तो बहुत अच्छी है अगर आप लोग तैयारी करते हैं। और दूसरा, जो सिलेक्शन के बाद एक तो होता है जॉब, और दूसरा होता है हमारी रिस्पेक्ट, और एक हम सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके बाद। तो हमारी अपने आप से फैमिली में जो रिस्पेक्ट बढ़ती है, वो तो शायद हम बता नहीं सकते, क्यों कितनी अलग इमेज हो जाती है एकदम से। तो ये इतने ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमें ये सारी चीज़ें, कि पहले जब हम घर में जाते थे या आते थे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था हम कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। और अभी हम कहीं से भी निकलते हैं तो फ़र्क पड़ता है कि हम आ गए हैं। तो अ, जैसे कि हम अपनी फ़ोटोज़ में हर एक चीज़ में हमारे अंदर चेंजेस दिखते हैं जब हम तैयारी करते हैं, तब में और अब में बहुत अंतर हो जाता है। तो एक जॉब तो एक इंसान के लिए ज़रूरी है, जॉब से ज़्यादा ज़रूरी है सैलरी इनकम इनकम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब मेरे मन में आ रहा है, आंसर तो तुम्हें मिल ही गया होगा क्यों हमें सीपीओ की तैयारी करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि ठीक है, बच्चों को सिलेक्शन के लिए एक रास्ता चुनना पड़ता है, कोई एक टारगेट लेना पड़ता है, या तो एसएससी की तरफ मूव करेगा, या बैंक की तरफ मूव करेगा, या यूपीएससी की तरफ मूव करेगा, कोई भी स्टूडेंट हो। तुम्हारे अकॉर्डिंग टीचर की क्या वैल्यू है इस जगह पर? मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि टीचर्स की कोचिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं कि यार एक बेसिक लेवल पर या एक लेवल तक एक टीचर की ज़रूरत होती है। कई बार ये चीज़ भी आती है कि भाई गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, चीज़ें मार्केट में या हर जगह पर रहती हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग टीचर को क्या वैल्यू देनी चाहिए, कितनी वैल्यू देनी चाहिए? क्या, हालांकि तुम्हें तुम्हें ये लग सकता है, सबको जो सुन रहे हो, कि हाँ मैं अपनी तारीफ करवाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बात सारी सिंपल है कि प्रिपरेशन में तुम्हारी कोचिंग का कितना रोल है, ठीक है। और कोचिंग में भी जब जाओ तुम, तो वहाँ पर टीचर चुनने का कितना बड़ा रोल है। टीचर तुम्हें अच्छे मिल गए तो क्या होगा, टीचर तुम्हें खराब मिल गए, बिजनेस पर्पज से तुम्हें देखने वाले टीचर मिल गए तो तुम्हारा क्या होगा? इस चीज़ के बारे में मैं ज्योति से जानना चाहता हूँ।
टीचर को सेलेक्ट करना आज के टाइम में एक सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि हमें अभी तो टीचर टीचर देखो कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट है उतने ही टीचर देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम में। और सबसे बड़ी बात है कि एक सही टीचर अपने लिए सिलेक्ट करना, और वो हम लोग कई बार गलती भी करते हैं। उसकी वजह से हम अपना सिलेक्शन खुद से दूर कर लेते हैं कि हम गलत गलत टीचर को फॉलो करते हैं। एक टीचर को एक अच्छा टीचर तो चुनना चाहिए ही, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं कि हाँ ठीक है, बिना टीचर के भी वो अपनी सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन सब तो ब्रिलियंट नहीं होते ना। 100% में से 20% ब्रिलियंट हो गए हैं, 80 तो है ना। तो एक वो चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जितनी टफ होती है ना, एंडिंग उसकी उतनी कभी टफ नहीं होती। एंडिंग उसकी उतनी ही स्मूथली होती है जितनी उसकी स्टार्टिंग टफ रही है। तो अगर हमें अपने टफेस्ट टाइम में कि किसी का गाइडेंस मिल जाता है एज अ टीचर, तो वो उससे हमारा रास्ता और थोड़ा सा आसान हो जाता है। नहीं तो कर तो हम अकेले भी सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि आज के टाइम में इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो एक टीचर जो है वो एक तरीके से मैं जो समझती हूँ कि टीचर हमें एक हमारे सही टारगेट तक लेके जाने में हमारी बहुत मदद करता है। और अ, अगर हम उनको एक सही मतलब एक हमें सही टीचर मिल गए हैं, अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। कोई बात। अच्छा ये बताओ, जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, टीचर मिल गए, टीचर अच्छे मिल गए, चलो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर टीचर ख़राब मिल गए तो क्या होगा, ये बताओ। एक तो समय का टोटल लॉस। देखो सीधी सी बात है, कई बार ऐसा होता है ना, बिजनेस पर्पज से कुछ चीज़ें ले जाते हैं, टीचर्स हो या फिर कई जगहों पर ऐसा चलता है, तो वहाँ पर ना टोटल लॉस हो जाता है समय का। मैं हमेशा तुम्हें कहता हूँ कि यार अगर तुम्हें सही गाइडेंस ना मिला ना, देखो डेडिकेशन तो हर बच्चे का अच्छा है, वो उम्मीद से ही आता है किसी टीचर के पास, लेकिन अगर तुम्हें सही गाइडेंस ना मिला ना, तो 1-2 साल तक तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये साफ साफ मैं बता रहा हूँ। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, टीचर्स की केवल इतनी वैल्यू है कि जो चीज़ें, देखो मार्केट में मटेरियल भरा पड़ा है, 4 से 5 साल जिस चीज़ को सीखने में लगते हैं वो तुम्हारे एक टीचर के साथ रहने में वो 4 से 5 महीने में आ जाती है। इमेजिन करो तुम ग्रामर पढ़ रहे हो, तुम मैथ का बेसिक पढ़ रहे हो, तुम्हें हो सकता है 1-2 साल लग जाए और तुम्हें फिर भी उनके रूट्स पता ना लगे। लेकिन टीचर के साथ में क्या होता है, जहाँ भी तुम अटकोगे वो तुम्हारी उंगली पकड़ के थोड़ा सा आगे वो कर देंगे। यही तो टीचर की वैल्यू होती है, और क्या है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम टीचर के बिना मूव कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टीचर की नीड हो रही है तो इसमें हिचकिचाना नहीं। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, टीचर्स आपके बहुत अनुभवी होने चाहिए, कई कई बार एग्ज़ाम्स उन्होंने क्लियर किए हों या बहुत बच्चों के उन्होंने कराए हों एग्ज़ाम्स क्लियर। इस तरह के टीचर्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। अनुभवहीन टीचर्स को या जिन्होंने क्लियर नहीं किए होते एग्ज़ाम्स, उनको भी ये नहीं पता होता कि आपको किस लेवल पे किस तरीके से तैयारी करानी होती है। तो अनुभवी अगर टीचर होंगे तो वो आपको बहुत जल्दी आपके टारगेट पर पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे। यही टीचर की वैल्यू है। नहीं तो टारगेट तो मिलेगा ही, वो 2 साल बाद मिलेगा, इतना अंतर आएगा। और वो 2 साल पहले मिल रही है आपको चीज़ टीचर की हेल्प से, बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। तो ज्योति, इसके अलावा तुम्हें ये बताओ थोड़ा सा, जैसे तुम अभी जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो क्या तुम्हें लगता है कि आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए, या जॉब के बाद में भी आगे हमें अपनी पोटेंशियल्स को ट्राई करते रहना चाहिए? क्या हमें आगे मूव करने की कोशिश करनी चाहिए, या एक पर्टिकुलर सैलरी पर रुक जाना चाहिए? या तुम्हारे अपने पर्सनल बताओ कि तुम्हारे क्या प्लान्स है, तुम भी आगे प्रिपरेशन कर रहे हो या वहीं पर अपने आप को रोक चुके हो? सर, जहाँ तक बात है रुकने की, कि हमें अब एक जॉब लेने के बाद रुकना चाहिए नहीं, वो तो एक एक इंसान के ऊपर, जिसकी जॉब है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके मन में अभी क्या चल रहा है, उसको उस जॉब से सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। वो मतलब अगर वो उसको जॉब से या सैलरी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो उसे ट्राई करना तो चाहिए ही। और बात बात अपने खुद के पोटेंशियल के ऊपर भी है। अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं इस जॉब से थोड़ा ऊपर जा सकता हूँ, तो उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अभी अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। जब हम जॉब करते हैं तो इतना ज़्यादा तो हम टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन फिर भी अगर किसी किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो उसको ट्राई करना चाहिए। अब अगर रही मेरी बात, तो मैं तो अभी के लिए तो मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम भी मिल पा रहा है उधर, और मेरा थोड़ा मन भी है, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था वो तो सीजीएल का ही था। और अभी मैं सीपीयू में चली गई हूँ, तो उसमें मैं जॉब करते करते, क्योंकि आज के टाइम में एक जॉब ज़रूरी है,
चाहे वो हमें ड्रीम ड्रीम जॉब मिली हो या ना मिली हो, एक जॉब होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट ईयर मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दूंगी और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा सीजीएल का अभी। तो अब हम इस लेक्चर की एंडिंग की ओर मूव कर रहे हैं। एंडिंग से पहले मैं ज्योति से एक बार और पूछूंगा, बट उससे पहले तुम्हें बता देता हूँ कि हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों के मन में रहते हैं, जो तुम सबके मन में रहते हैं, कवर करने की कोशिश की है। प्रिपरेशन के बीच में जो हर्डल्स, जो हार्डशिप्स तुम्हारे बीच में तुम फेस करते हो इन चीज़ों को, उनको हमने काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे और चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ज्योति को फिर पकड़ लेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ज्योति एक जनरल सलाह दो। जैसे अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी सीपीओ का, तो एक बच्चे को एक टीचर के पास किस पर्पज़ से जाना चाहिए? क्या इस तरह से कहना चाहिए जा करके सर को, अपने टीचर्स को, अपने मैम को कि सर हम नोटिफिकेशन आ गया है, हमें 2 महीने में तैयारी कराओ? क्या इस फीलिंग से जाना चाहिए या पहले से कुछ अवेयर रहना चाहिए? अभी की आखिरी सलाह तुम्हारी तरफ से, क्या रास्ता हो सिलेक्शन के लिए, एक फॉर्म भरने से लेकर के आखिर तक क्या मन में रहे? हाँ, ये तो आज के टाइम में सब बच्चों को भी पता है कि कितना कंपटीशन कितना टफ है। तो नोटिफिकेशन निकलने के बाद अगर हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और जाके टीचर को बोल दे रहे हैं कि आप तैयारी करवा दो और सिलेक्शन मिल जाएगा या नहीं, ये सबको पता है। अ, इस चीज़ में मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है। लेकिन देखो, हम नोटिफिकेशन के बाद अगर जाके टीचर पे सारी चीज़ें थोप देते हैं कि आप पढ़ा दीजिए और ये इतने टाइम में सिलेक्शन करा दीजिए, तो ये चीज़ तो बेवकूफ़ी है। पूरी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमें खुद के ऊपर लेनी चाहिए। अगर चाहे हम नोटिफिकेशन निकलने के बाद प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या तो हम पहले कर रहे हैं, अगर अगर हम खुद डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई के लिए, तो हम शायद कम से कम टाइम में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। टीचर का रोल होता है हमें गाइड कराने का, हमें पढ़ाई करनी है, बस ये चीज़ बताने का। अभी उसमें हमें कितनी मेहनत करनी है, कितने कम टाइम में मेहनत करके हमें अच्छा सिलेक्शन ले लेना है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। टीचर का रोल हमें गाइड करने का है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, ये चीज़ बताने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ज्योति, तुमने बच्चों को थोड़ा सा गाइड किया, ठीक है। और आगे भी हम, अगर कोई गाइडेंस तुम्हारा चाहिए होगा बच्चों के लिए, ठीक है, तो हम तुम्हें बुलाएंगे और जल्दी ही मिलते हैं सभी से। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, और तुम में से अगर कोई सेलेक्ट होता है मेरे पास, तो तुम्हारा भी इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, क्योंकि तुम्हें भी बच्चों को मैसेज देना है। क्योंकि हर जगह देखो, जहाँ हम लोग अपनी मेहनत करते हैं, जहाँ एक टीचर तुम्हें लगाने की कोशिश कर रहा है और जहाँ तुम लगे रहने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी या तुम्हारे कोई भी जानकार हैं, वो पूरी ताकत लगाते हैं कि तुम जहाँ हो वहीं के वहीं रहो। तो इस चीज़ से बचा करके तुम्हें ले करके चल रहा हूँ, और इस सब के से बचा करके अगर मैं तुम्हें ले आया या कोई टीचर तुम्हें ले आए और उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो तुम्हें भी आकर के बाकी बच्चों को गाइड करना है, ज्योति की तरह से, अतुल की तरह। ये इंटरव्यूज़ में कंडक्ट करता रहूँगा जो हमारे पास से सिलेक्शन आए, ठीक है। तो सब तुम्हारी ही हेल्प के लिए है। रिलैक्स रहो, प्रिपरेशन जारी रखो और इन्जॉय करो अपनी लर्निंग को, प्रेशर में मत पढ़ाई करो, ठीक। इसी मैसेज के साथ आज के लिए गुड बाय।